जैसा कि शो के नाम से ही पता चलता है कि दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम एक 40 साल के जापानीज आदमी के बारे में है जो कि उसके साथ काम करने वाले एक लड़के की गर्लफ्रेंड को बचाने के चक्कर में एक हादसे के दौरान चाकू लगने से मर जाता है। यू हैव फेल्ड मी ट्रक्कुन। फिर क्यूट से ब्लू कलर के स्लाइम के रूप में एक फैंटेसी वर्ल्ड में उसका पुनर्जन्म होता है। वहाँ उसे ऐसी एबिलिटीज मिलती है जिनकी मदद से वो किसी भी क्रीचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अपीयरेंस और पावर्स की नकल कर सकता है। अब मैं ज्यादा गेम्स वगैरह तो नहीं खेलता, पर मुझे इतनी बेसिक नॉलेज है कि स्लाइम्स में बहुत कम इंटेलिजेंस होती है, लेकिन एक एवरेज स्लाइम के मुकाबले हमारा वाला स्लाइम काफी स्मार्ट होता है। स्लाइम मैजिक रॉक्स और प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है जिससे वो उनकी पावर्स गेन कर लेता है। जिस गुफा में वो उठा था वहाँ वो एक वेल्डोरा टेम्पेस्ट नाम के एक एंशिएंट स्टॉर्म ड्रैगन से मिलता है जो कि उस गुफा में कई साल से सील्ड है और वो एक मैजिकल बबल में कैद होता है जहाँ से वो कुछ भी करके नहीं निकल सकता। मिलने के बाद वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो दोनों और कर भी कह सकते थे। वेल्डोरा स्लाइम का रिमोरू टेम्पेस्ट नाम रख देता है और एक नाम पाने की वजह से उसे बहुत सी मैजिकल पावर्स मिल जाती हैं, पर रिमोरू को ये बात नहीं पता होती कि किसी मॉन्स्टर को अगर एक नाम दिया जाए तो वो उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आगे चलकर वो कुछ गॉब्लिन से मिलता है और फिर वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उनका नामकरण करता है और इन वुल्फ्स का भी। वेल्डोरा को उस गुफा से आजाद करने का कुछ इमीडिएट सॉल्यूशन ना होने की वजह से वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे ये कहते हुए कि वो जल्द ही उसे उसकी सील से आजाद करके उससे दोबारा मिलेगा। हालांकि ड्रैगन के गायब हो जाने की वजह से उस दुनिया का पावर लेवल थोड़ा गड़बड़ा जाता है, लेकिन रिमोरू उन सब चीजों से डील कर सकता है तो ये उतनी टेंशन वाली बात नहीं थी। रिमोरू आपके कोई भी टिपिकल इसेकाई प्रोटैगनिस्ट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हाँ, ये दूसरे कुछ एनिमे प्रोटैगनिस्ट की तरह ओवर पावर्ड तो है, लेकिन वो एक नॉर्मल आदमी की तरह ही थोड़ा आलसी और आराम पसंद है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो किसी की मदद करना ही नहीं चाहता, पर वो हमेशा हर मौके पर किसी की मदद के लिए उचकता नहीं है। लाइक अगर कोई उसके पास मदद के लिए आता है तो वो उसकी हेल्प करने के फायदे और नुकसान देखता है, जो कि कोई भी एक एवरेज समझदार इंसान करेगा ही, और फिर वो इस सोच के साथ उसकी मदद करता है कि चलो इसकी हेल्प कर ही देते हैं क्योंकि वैसे भी मेरा कुछ नहीं जाता। और इसी वे में वो गॉब्लिन्स की विलेज को कुछ वुल्फ्स से बचाता है और फिर इन वुल्फ्स को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देने के बाद वो उस विलेज का लीडर बन जाता है। एक बात मुझे इस शो में बहुत अच्छी लगी कि इसमें ज्यादातर सभी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे नेचर के लोग हैं। रिमोरू एक काफी नॉर्मल, अच्छा और डिसेंट कैरेक्टर है जो कि लोगों की मुश्किलों में उनकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उसे शांति और लोगों को साथ रखना बहुत पसंद है और पूरे शो में मुझे जितना समझ आया है उस हिसाब से उसका अल्टीमेट गोल उस दुनिया में शांति लाना है और वो अपनी इन इच्छाओं को धीरे और एक बहुत ही नेचुरल तरीके से पूरा करता है। शो भी बहुत सुहाने और एक रिलैक्सिंग पेस के साथ आगे बढ़ता है। पहले एपिसोड में रिमोरू ज्यादातर गुफा में यहाँ वहाँ कूदकर मस्ती करता है और वो एपिसोड उतना ज्यादा एक्शन पैक्ड तो नहीं होगा, लेकिन वो सब देखने में इतना प्यारा लगता है कि आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। अब इस डिस्क्रिप्शन को सुन के ये सब मत सोचने लगना कि इस सीरीज में और कुछ खास होता ही नहीं है, क्योंकि जब रिमोरू उस केव से बाहर निकलता है उसके बाद कई सारे एक्शन सीन्स भी आते हैं जो कि आप काफी एंजॉय करोगे। इस सीरीज का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है इसका सेंस ऑफ ह्यूमर। ये शो जगह जगह पर अपने हिसाब से फनी होता रहता है। हालांकि कोनोसुबा की तरह इसमें आपको कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी तो नहीं देखने मिलेगी, लेकिन अगर एक ऑकवर्ड मोमेंट या सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर बहुत नेचुरल तरीके से जोक्स फिट किए गए हैं, जिससे भले ही आप हंस हंस के लोटपोट ना हो पर कम से कम चेहरे पर एक स्माइल तो आ ही जाएगी। लाइक मुझे कोनोसुबा भी बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभार लाइट हार्टेड फैंटेसी कॉमेडी देखना भी सही रहता है। स्लाइम एनिमे और कोनोसुबा में एक चीज कॉमन जरूर है और वो है इनकी विजुअल कॉमेडी, जो कि इनके फुर्तीले कार्टूनी आर्ट स्टाइल और कैरेक्टर डिजाइन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। स्लाइम इसेकाई के सॉफ्ट कलर और यूनिक डिजाइन से एक और फायदा होता है ये है कि जिस तरह इस वर्ल्ड के कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो देखने में बहुत क्यूट और प्यारा लगता है। मतलब ऑ वाली फीलिंग आ जाएगी देख के। और इसके अलावा भी शो में अलग अलग वैरायटी के जोक्स हैं। अब क्योंकि कैरेक्टर्स देखने में सिंपल लगते हैं तो उससे एनिमेटर्स को एक फायदा ये मिलता है कि एनिमेट करते टाइम सीन्स जो थे वो बहुत साफ सुथरे तरीके से एनिमेट हो गए होंगे, और इसीलिए मैंने कहा था कि विजुअल एनर्जी ही इस सीरीज का एक मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं सिर्फ रिमोरू की बात करूँ तो उसकी आंखें और मुंह ना होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव और चहल पहल रखने वाला कैरेक्टर है। वो जिससे भी मिलता है उनकी पर्सनैलिटी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, जिनकी वजह से उन सभी को देखने में मजा आता है और बोरियत नहीं होती। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इस एनिमे में कुछ भी यूनिक या
ज्यादा कुछ नया नहीं है, पर नॉर्मल चीजों को एक पैकेज के फॉर्म में आपके सामने रखा जाए तो आप उसे बहुत एक्सटेंड तक एंजॉय करने लगते हो। मुझे स्लाइम इनकारनेशन काफी पसंद आया। मुझे इसके हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स, सेंस ऑफ ह्यूमर, कैरेक्टर्स, एक्शन सीन्स, इसका वर्ल्ड और लोगों के सकारात्मक दृष्टिकोण सभी बहुत सही लगे। एक इसेकाई एनिमे जब एक ओरिजिनल इसेकाई होने पर वापस आता है तो देखते टाइम आपको काफी फ्रेश महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी हमें जरूरत होती है चीजों को उनके ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा एक्सपीरियंस करने की। टाइम के साथ और भी अजीब और नए इसेकाई एनिमे भी आते रहेंगे, पर टाइम पर थोड़ा चिल करके स्लो एनिमे शोज का भी मजा लेना चाहिए। तो एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ये काफी होलसम और एंजॉयबल शो है, सो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।